हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 उपसहसंयोजी यौगिक। तो आज की प्रश्नोत्तर की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न लिगैंड है, पर हम सबसे पहले इस चैप्टर से संबंधित जानकारी को लेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक। तो हम पहले उस क्वेश्चन को समझेंगे जो इस चैप्टर का सारांश बताता है। आइए हम जानेंगे उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में। तो देखिए, उपसहसंयोजी यौगिक या हम जिसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। आप ये याद रखिए, ये जो चैप्टर है इसी से सारा रिलेटेड है। तो हमें याद रखना है कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या है। तो हमेशा याद रखिए, उपसहसंयोजी यौगिक का अर्थ होता है जो दो धातु आयनों से मिलकर बना हो, यानी एक प्लस और एक माइनस। और जब प्लस और माइनस जो तत्व हैं आपस में संयोग करते तो एक कुल का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक। तो आप याद रखिए, देखिए उदाहरण से ही समझ में आ रहा है। AgNH3 ट्वाइस, यहाँ जो प्लस है एक जो बता रहा है यौगिक उपसहसंयोजक में, NH3 क्या है, वो लिगैंड है जिसे लुईस क्षार कहते हैं। और Ag+ जो है वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। तो आपको याद रखना है, जो भी संकुल यौगिक है वो हमेशा दो भागों में विभक्त होता है, एक प्लस और एक माइनस। क्योंकि आपको ये प्लस और माइनस पता होंगे तभी आप उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण में आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना, कौन प्लस। कभी कभी क्या होता है, जो दायां भाग जो रहता है वो प्लस में हो जाता है और बायां भाग माइनस में। और कभी कभी क्या हो जाता है, एक प्लस और एक माइनस, जो दायां बायां भाग उलट पलट हो जाता है। तो आपको ये पहचानना है कि जो पहला भाग है, चाहे वो धातु लिखी है चाहे वो यौगिक लिखा हो, तो याद रखना है पहला भाग प्लस और दूसरा भाग माइनस ही होता है। तो हम बहुत सारे उदाहरण समझेंगे तो आप क्लियर करेंगे कि संकुल यौगिक के नामकरण में आपको इसकी सहायता मिलेगी। तो ये कहलाता है संकुल यौगिक का वर्णन। तो आपको याद रखना है, संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जो दो आयनों के द्वारा बने होते हैं। जब उन्हें जल में घोला जाता है तो वो एक प्लस और एक माइनस आयन देते हैं, अतः एक अम्ल और एक क्षार प्राप्त होता है। हमेशा याद रखिए, जो NH3 यहाँ पे उदाहरण में देख रहे हैं, AgNH3 ट्वाइस लिखा हुआ है, यह एक उपसहसंयोजी यौगिक है। NH3 लिगैंड होता है और जिसे लुईस क्षार कहा जा रहा है, और Ag+ है जिसे हम क्या कर रहे हैं, लुईस अम्ल कह रहे हैं। अब हम जानेंगे कि लिगैंड क्या कहलाता है, लिगैंड किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न आ गया, लिगैंड क्या है। तो लिगैंड कोई भी परमाणु, अणु या आयन, याद रखिए कोई भी परमाणु, अणु या आयन केंद्रीय आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, यानी सेंटर वाला जो है उसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन देकर वो क्या बना ले रहा है, उसके साथ बंध बना ले रहा है। उपसहसंयोजी बंध जिसे कहते हैं, बांध या बंध एक ही बात है। तो जो बंध बना लेता है वही कहलाता है लिगैंड। तो आप देख रहे हैं K4FeCN6 में CN क्या है, लिगैंड है। तो ये क्या कह रहा है, लिगैंड क्या कह रहा है, कोई भी परमाणु या अणु या आयन है जो क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देकर, केंद्र में कौन है, जैसे हम उदाहरण में भी समझते हैं केंद्र में कौन स्थित है, उसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया। आप देखिए कि इस संरचना में Fe जो है वो आयरन कहाँ है, मध्य में है। जो Fe है वो केंद्रीय धातु आयन है। तो आपको याद रखना है, ये Cn जो है क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनों को Fe को दे रहा है और उसके साथ क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है। तो जो Cn है वो क्या कहला रहा है, लिगैंड कहला रहा है। तो आपको ये याद रखना है, लिगैंड कौन है, केंद्रीय धातु आयन है, और धातु आयन कौन है, जिसे हम प्रति आयन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं पोटेशियम बाहर है, ये प्रति आयन है, धातु आयन। तो आपको याद रखना है, जो केंद्र में स्थित है वो केंद्रीय धातु आयन है। आप देख रहे हैं कि केंद्रीय धातु आयन के ऊपर उसकी संख्या लिखी हुई है, 3 जो रोमन अंक लिखे हैं वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें इसलिए याद रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको किसमें, उसके IUPAC नाम में मदद करेंगी। तो आपको ये याद रखना है। तो ये कहलाता है लिगैंड। अब आप याद रखिए कि लिगैंड जो है वो 3 प्रकार से विभाजित होता है। किसके आधार पर, याद रखिए
आयन के आधार पर या आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक और तीसरा होता है उदासीन। तो आपको ये धनात्मक ऋणात्मक लिगैंड को पहचाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नामकरण में ये हेल्प करेगा। तो देखिए धनात्मक लिगैंड क्या कहलाते हैं? धनावेश वाले लिगैंड धनात्मक लिगैंड कहलाते हैं। ये संकर में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे NO प्लस NH2 प्लस NH+3। मतलब ये क्या कह रहा है? धनात्मक लिगैंड कहला रहे हैं। अब हम देखते हैं ऋणात्मक लिगैंड क्या कहला रहा है? ऋणावेश वाले लिगैंड ऋणात्मक लिगैंड कहलाएंगे। उनके नाम से स्पष्ट हो रहा है। ये ऋणात्मक स्पीसीज होते हैं। इनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड। ये क्या है? ऋणात्मक लिगैंड है। अब आ जाता है उदासीन। उदासीन का अर्थ है ना जिसमें प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो, कोई भी चार्ज ना हो, तो वो कहलाता है उदासीन लिगैंड। तो ऐसे लिगैंड पर कोई आवेश नहीं होता। ये प्रायः आणविक स्पीसीज होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। तो आपने आवेश के आधार पर जाना कि लिगैंड कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, धन, ऋण और उदासीन। अब हम जानेंगे कि लिगैंड जो हैं वो दंतुर, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर इस भागों में भी बांटा है। तो आइए हम जानेंगे अब इन्हीं की परिभाषाओं को। अब हम जान रहे हैं कि एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगैंड क्या कहलाता है। तो आप ये याद रखिए, एक दंतुर लिगैंड का एक परमाणु दाता परमाणु होता है जो केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजी आबंध बना रहा है। अभी आपने जाना कि लिगैंड क्या है, तो आप वही याद रखिए। एक दंतुर लिगैंड धातु आयन को क्या कर रहा है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, यानी जो एक ही 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर में रूप में होना, तो वो उसको दान करके क्या करा रहा है? उसके साथ बंध बना रहा है। जब ये एक लिगैंड धातु आयन के साथ धातु परमाणु द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है एक दंतुर लिगैंड। तो आप याद रखिए एक दंतुर लिगैंड का। अभी आपने क्या जाना? धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन लिगैंड। अब ये देखिए एक दंतुर में देखिए क्लोरीन, H2O और NH3, ये हैं एक दंतुर लिगैंड। डिफरेंस याद रखिएगा आप। दूसरा है द्विदंतुर लिगैंड। जब लिगैंड में 2 दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ा होता है, यानी उसे क्या कर रहे हैं? 2 तरफ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? द्विदंतुर लिगैंड। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं NH2 CH2 CH2 NH2, यानी इसका IUPAC नाम क्या है? एथेन 1,2-डाई-एमीन। जो 1,2-डाई-एमीन जो है वो क्या कर रहा है? द्विदंतुर लिगैंड कहला रहा है। तो आपको ये याद रखना है, द्विदंतुर का अर्थ होता है कि 2 तरफ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होना, 2 लिगैंडों के जुड़े होने से, तो वो कहलाता है द्विदंतुर लिगैंड। अब हम जानते हैं बहुदंतुर लिगैंड क्या कहलाता है। तो बहुदंतुर लिगैंड क्या है कि लिगैंड में वह लिगैंड जो 2 भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ा सकता है, जो उभयदंती संलग्नी या उभयदंतुर लिगैंड कहलाता है। तो देखिए हम उदाहरण में समझ रहे हैं NO2 HCN और NO2 आयन। तो आपको ये याद रखना है, जब केंद्रीय धातु परमाणु जो मेटल जो है वो जिस भी भाग से जुड़ा रहेगा वो उसके नाम पे डिपेंड करेगा, उसका नामकरण। तो आप देख रहे हैं नीचे की ओर जो है मेटल जो है वो N से जुड़ा है, और N जो है एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एक डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब मेटल N से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसे हम बोल रहे हैं नाइट्रेटो N। अब जब मेटल जो है दूसरे में हम देख रहे हैं कि मेटल किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? नाइट्रेटो O। तो जिससे मेटल जुड़ा है उस पे उसका नामकरण डिपेंड कर रहा है। नीचे की ओर देख रहे हैं हम मेटल जो है वो HCN से डायरेक्ट सल्फर से जुड़ा है, तो इसके लिए उसका नाम क्या होगा? थायोसाइनेटो। और दूसरी ओर देख रहे हैं कि हम जो मेटल जो है वो NCS से जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसलिए उसका नाम क्या होगा? आइसोथायोसाइनेटो। यानी जिससे मेटल जुड़ा होगा उस के नाम पर डिपेंड करेगा उसका नाम क्या होगा। तो आप ये याद रखिए, ये कहलाते हैं बहुदंतुर लिगैंड।
तो डिफरेंट टाइप में जुड़कर उसकी जो लिगेंड जो है वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं, उनके नाम को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कहलाता है बहुदंतुर लिगेंड। तो अब हम जानते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है द्विक लवण किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द्विक लवण, जिसमें लवणों की संख्या कितनी हो, 2 हो। तो एक द्विक लवण 2 लवण का एक मिश्रण है। देखिए स्पष्ट हो गया परिभाषा में, जो पानी में विघटित होने पर 2 धातु आयनों के 2 प्रकार देता है। तो देखिए हम देख रहे हैं फिटकरी है, फिटकरी में K2SO4 है, Al2SO4 थ्राइस और 24 H2O मॉलिक्यूल्स किसके हैं, जल के हैं। तो जब हम जैसे ही उसको पानी में घोल देंगे तो 2 प्रकार से यह विघटित होगा और 2 लवण देगा, एक तो K2SO4, एक देगा Al2SO4। तो इसमें पोटेशियम का भी लवण है और एल्यूमिनियम का भी सल्फेट का भी लवण। तो जब 2 लवण प्राप्त हों, जब हम उसे पानी में घोलते हैं तो 2 लवण प्राप्त होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या कहलाता है, द्विक लवण। तो आपको द्विक लवण में याद रखना है जो फिटकरी है, जिसे हम पोटाश एलम कहते हैं, वह द्विक लवण का उदाहरण है। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन धात्विक यौगिक, या कार्बन धात्विक यौगिक ना हो के आपको आ सकता है कार्बधात्विक यौगिक किससे कहते हैं। तो आप याद रखिए ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन सम्मुख का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से आबंधित हो। याद रखना कार्बन किससे जुड़ा है, धातु परमाणु से जुड़ा है, इसीलिए उसका नाम क्या कहला रहा है, कार्बधात्विक यौगिक। हम इसकी परिभाषा, एक और परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए क्या परिभाषा लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा हम किस तरह से बता सकते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा है वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह धातु परमाणु सीधे कार्बन से जुड़ा रहता है, वो कहलाते हैं कार्बधात्विक यौगिक। तो हम ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो कार्बधात्विक यौगिक हैं, जो कार्बधात्विक यौगिक हैं वो क्या यूज किए जा रहे हैं, क्या उपयोग हैं कार्बधात्विक यौगिक। तो कार्बधात्विक का यौगिकों का कहाँ यूज किया, देखिए टेट्रा एथिल लेड का उपयोग। टेट्रा एथिल क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है, जिसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम, अप स्फोटन रोधी यौगिक के बनाने में। और दूसरा है इसी का यौगिक जो कंपाउंड है ज़िगलर नाटा उत्प्रेरक, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, एथिलीन और एल्किन के बहुलीकरण में। जब हमें एल्किन का बहुलीकरण करना रहता है तो याद रखिए हम किसका, कार्बधात्विक यौगिक का यूज करते हैं। तो आइए हम और भी उसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि कार्बधात्विक जो यौगिक है उनका उपयोग कहाँ किया। तो थर्ड उपयोग क्या बोल रहा है, एथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड का उपयोग कृषि में कीटनाशी यानी कीटनाशी दवाइयाँ बनाने हैं। तो कीटनाशी दवाइयाँ बनाने के लिए किसका उपयोग किया, एथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड का। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है जिसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया। तो आपको याद रखना है एथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसका उपयोग किसमें किया, कीटनाशी के रूप में। अब आ जाता है एक विल्किंसन उत्प्रेरक। विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग क्या किया जाता है, एल्किनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो ये हुए हमारे कार्बधात्विक यौगिक के उपयोग। अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमने जाना कार्बधात्विक, अब हम जानते हैं किलेट किसे कहते हैं, किलेट क्या है। तो पहले हम किलेट की परिभाषा जानेंगे, फिर देखिए किलेट जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो किसी एक धातु आयन से एक साथ उपसय संयोजी बंध बनाते हों और एक वलयाकार रचना, आप देख रहे हैं निकेल से नाइट्रोजन अल्कोहल OH समूह कार्बन के साथ और CH3 एल्केन के साथ, इस तरह से जुड़कर एक रिंग की फॉर्म को तैयार करते हैं, रिंग जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं निकेल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। तो जो निकेल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम है वही कहला रहा है किलेट। किलेट का अर्थ होता है जब निकेल जो केंद्र में है उसमें से उसके साथ जो उसके आसपास बहुत सारे दाता परमाणु जुड़े हुए हैं और एक रिंग के तरह संरचना का निर्माण कर रहे हैं, वही कहलाता है किलेट। तो आप याद रखिए निकेल के साथ डाइमेथिल दोनों तरफ, यदि हम उसको मिरर
पोजीशन पे करें तो दोनों तरफ हम देखते हैं मिरर पोजीशन पे ही। आप ये याद रखिए ऑक्सीजन सिर्फ एक है। आपको ये याद रखना है निकेल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम, तो ये कहलाता है किलेट का स्ट्रक्चर। उदाहरण में आपको याद रखना है ये निकेल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में भी करते हैं प्रैक्टिकल में पहचान के लिए। तो अब हम जानेंगे कि किलेट का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या यूज हैं। देखिए जो किलेट जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। पहला यूज है आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, यानी हम जो डी ब्लॉक में देखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व, उनकी पहचान करने के लिए, उनको पृथक्करण करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, हम किलेट का यूज करेंगे। किलेट जो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम है जैसे ही हम देखेंगे उसका उपयोग। और कठोर जल के मृदुकरण में, यानी कठोर जल है उसको मृदु करना है तो उसके लिए भी किसका यूज करेंगे, किलेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गुणात्मक विश्लेषण में, यानी जब हम किसी मिक्सचर को, मिश्रण को पहचानना है वो कहलाता है गुणात्मक विश्लेषण। उस मिक्सचर को पहचानने के लिए भी किसका यूज करते हैं, किलेट का यूज करेंगे। तो जैसे ही ये यूज करते हैं तो उसमें धातु जो समूह है वो अपनी क्वालिटी को डिफाइन करने लगता है जिससे उसकी पहचान होती है, इसीलिए इन किलेट का उपयोग किया जाता है। तो ये हुए किलेट के उपयोग। उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण की विधि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अब हम जानेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि एक भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो यौगिकों का नामकरण नहीं बनता है। तो याद रखिए हम किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक को, पहले ही मैंने बताया कि दो भागों में बटा रहता है, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। हमेशा याद रखिए पहले जो लिखा होगा, आप देखिए बड़े ब्रैकेट में आपका पहला नियम यही बता रहा है, किसी संकुल यौगिक को वर्गाकार कोष्ठक के बाएं भाग में उपस्थित आयन के क्षेत्र के आयन का सामान्य नाम लिखा जाता है तथा संख्या में जब 2, 3, 4 होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। यानी 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है ट्राई, 5 होता है तो पेंटा, 6 होता है हेक्सा। इसी प्रकार से इन अंकों को लिखा जाता है। तो पहले आपके पास सामने नाम आता है, IUPAC से नाम लिख रहे हैं तो पहले हम देखेंगे कि प्लस आयन है या माइनस। तो आप देख रहे हैं कि पहले आपके जो स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में, पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर जो यौगिक है, कंपाउंड जो है, संकुल जो है वो धनात्मक है, बाद में Cl जो है वो माइनस में है। तो पहले याद रखिए, पहले हमेशा नामकरण में हमें पहचानना होगा कि कौन लिगैंड है, कौन केंद्रीय धातु आयन है और कौन उसका साथ जो जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए NH3 जो लिखा हुआ है, NH3 लिगैंड है और 6 जो है उसकी लिगैंड संख्या है और Cl जो है वो प्रति आयन है और जो कोबाल्ट है वो धातु परमाणु है। तो जब हम नामकरण करेंगे तो आप जो नाम देख रहे हैं पहले, तो याद रखना पहले किसका नाम लिखेंगे, हम उसके लिगैंड का नाम लिखेंगे। तो आप याद रखिए लिगैंड में उसकी संख्या कितनी है, 6। तो याद रखिए 6 मतलब हेक्सा, तो उसका नामकरण होगा हेक्सा एमीन। हेक्सा एमीन। जैसे ही हेक्सामीन हो जाता है, हेक्सा एमीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट धातु। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब उसके साथ क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है तो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो आपको याद रखना है इसका नामकरण जो होगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होगा। दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं, आपके पास है K4FeCN6। तो आप देखिए यहाँ K4 पोटेशियम आगे है, यानी ये प्लस और बड़े ब्रैकेट में लिखा है जो वो माइनस। तो याद रखिए इसका नाम बाद में। तो हम पहले आप देखिए नामकरण क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, उसके बाद फेरेट उसकी संयोजकता। ये मैंने दूसरा उदाहरण बताया है, पर आपको याद रखना पहला नियम क्या बोल रहा है कि कोष्ठक में लिखे हुए जो हैं
उन यौगिकों को, उन कंपाउंडों को पहले पहचानना है कि, तो हमें पहले उन संकुल में उपस्थित आयनों को पहचानना पड़ेगा कि कौन लिगैंड है, कौन केंद्रीय धातु आयन है और किसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, पहले जाना कि कोष्ठक में उपस्थित पहले कौन है और आगे जो राइट और लेफ्ट में लिखा है तो कौन है। इसके बाद हम जानेंगे अगला नियम क्या बताता है। अगला नियम बताता है, हमारे पास देता है कि इसके पश्चात लिगैंड का नाम लिखा जाता है। तो आपने अभी नियम में देख लिया, नामकरण में भी जाना आपने कि पहले किसका नाम लिखा। उसके बाद बोलता है यदि संकुल में लिगैंड अलग अलग उपस्थित हों तो याद रखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के आधार पर अल्फ़ाबेटिक उसे लिखा जाता है। यदि लिगैंड संख्या में 2, 3, 4 हों तो IUPAC में आपने पहले जाना कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इनका यूज़ किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण में आपको स्पष्ट हो रहा है कोबाल्ट के साथ दो क्या है, आपके पास 2 लिगैंड है, NH3 भी है और एक H2O भी है। उसके बाद आप ये इसका जो नामकरण करेंगे तो उसका नामकरण होगा डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो कोबाल्ट की जो है वो ऑक्सीकरण संख्या 3rd होगी। उसके बाद उसका जो क्लोरीन जुड़ा लास्ट में जुड़ा हुआ है वो क्लोरीन का जो नाम है वो होगा क्लोराइड। तो जब पहला जो नाम है वो प्लस आयन का हमने लिखा, बाद में माइनस का। तो याद रखिए कितने थे लिगैंड, 2, डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई क्लोरिडो कोबाल्ट। तो एक से अधिक हो तो आपको ये याद रखना है पहले लिगैंड का नाम आएगा और वो भी अल्फ़ाबेटिक। अब हम जानेंगे अगला नियम क्या है। अगला नियम बताता है कि हमें और भी किस तरह से इनके नामकरण में यूज़ करना है, क्या वर्ड यूज़ करना है। यदि लिगैंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा हो, आप यदि डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लिख रहे हैं तो देखिए हम क्या यूज़ करते हैं। 2 जब होते हैं तो हम उसमें बिस का यूज़ करते हैं, 3 में ट्रिस का और 4 में टेट्रा किसका यूज़ करते हैं। आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, कोबाल्ट के साथ इथिलीन डाइएमीन है, EN का मतलब होता है इथिलीन डाइएमीन। अब उसी के साथ क्लोरीन है तो जो आगे लिखा हुआ है वो प्लस और बाद में माइनस। तो आपको नामकरण में याद रखना है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये हुआ आपका IUPAC नाम का 5वां नियम। तो आपको याद रखना है यदि हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ नहीं करते हैं तो हम ट्रिस, बिस और टेट्रा किसका यूज़ करते हैं, संख्या के आधार पर। तो आपको याद रखना 2, 3, 4 में हम किसका यूज़ करेंगे, 2 में बिस का, 3 में ट्रिस का और 4 में टेट्रा किसका यूज़ करेंगे। अब हम जानेंगे अगला नियम। अगला नियम क्या बताता है। अगला नियम बोलता है कि हम लिगैंड का नाम के पश्चात क्या करते हैं, उसके धातु का नाम लिखते हैं। तो आपने पहले ही नियम में, मैंने पहले बता दिया आपको ये नियम अच्छे से रटने नहीं है, आपको ये समझना है कि नाम किस तरह से लिखना है। तो आपको यदि लिखने के नियम पता हो गए तो आप अपने मन से नियमों को बना लेंगे। तो आप ये देखिए, लिगैंड का नाम लिखने के पश्चात धातु का नाम लिखा जाता है। धातु के नाम के बाद यदि संकुल ऋणायनिक अवस्था में होता है, अर्थात संकुल पर ऋणावेश हो, तो संकुल के बाएं आयनन क्षेत्र में कोई आयन लिखा जाता है तो इस अवस्था में संकुल ऋण आयनिक होता है तथा धातु के नाम में एट लगा देते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल में K3 FeCN6 है। अब पोटेशियम पहले है, प्लस में है, CN जो है माइनस में है। तो आपको ये याद रखना है जो यहाँ पे जो संकुल है जो है वो पहले पोटेशियम धातु आया तो उसका नाम पहले आएगा पोटेशियम। अब याद रखिए कि जो CN जो है जिसे हम लिगैंड कहते हैं वो माइनस में है। तो अब जब इसका नामकरण करेंगे तो इसके नाम में देखिए 6 है इसलिए क्या लगा रहे हैं हम, हेक्सा। CN है इसलिए साइनो। आप ये याद रखिए उसके साथ जो Fe जो है उसके नामकरण में अब हम 8 शब्द का यूज कर रहे हैं। तो साइनोफेरेट और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3।
तो आप याद रखिए इसका नामकरण होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो अब हम देखेंगे कि किन किन केंद्रीय धातु परमाणु हैं, उनके नाम में हम 8 शब्द का यूज़ करते हैं। हम जानेंगे उनके नाम। तो आपको इन नामों को बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे देख रहे हैं हम क्रोमियम, तो क्रोमेट, जिंक का जिंकेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, पैलेडियम का पैलिडेट और बोरॉन का बोरेट। ऐसा ही निकेल, अर्जेंट, कॉपर और मरकरी और ओरम और आयरन। मैंने इतने नाम आपको बताए हैं। इन नामों को आप याद रखिए, इन्हीं से संबंधित आपको IUPAC पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है इन धातुओं में आप जब उसका IUPAC नाम लिखते हैं तो उनमें किस तरह से 8 का यूज़ करेंगे। अब हम आगे इसके कुछ नामों की प्रैक्टिस जानेंगे। अब अगला नियम देखिए कि धातु का नाम लिखने के पश्चात उसकी ऑक्सीकरण रोमन अंक को लिखा जाता है। तो हम ये पहले से ही देखते आ रहे हैं किस तरह से हम उसका अंकन करते हैं और किस तरह से डाई डाई टेट्रा का यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे कुछ उदाहरण ऐसे जिसमें IUPAC आपको ऑक्सीकरण संख्या सहित दिखाएंगे कि किस तरह से निकाल। आप देखिए इसमें मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं IUPAC में। तो 1 या 2 आपको एक्सप्लेन करेंगी। आपको एक और 2 एक्सप्लेन हो गए तो आप बाकी 4 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप देखिए इसमें कोबाल्ट, NH3, 6 और Cl3 है। हम पहले भी इस उदाहरण को देख चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोबाल्ट में, कोबाल्ट क्या है, उसका धातु परमाणु जिसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, उसके बाद जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसका लिगेंड है। उसकी जो संख्या है वो लिगेंड संख्या कहला रही है और जो बाहर Cl3 जो है वो उसका क्या कहला रहा है, प्रति आयन कहला रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जो कोबाल्ट है केंद्रीय धातु, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है। तो आप देख रहे हैं कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हम मान लेते हैं X है। तो हमने कोबाल्ट के नीचे जो उसकी संख्या X लिखा, फिर प्लस NH3 जो है, याद रखना NH3 जो है उदासीन है इसलिए उधर 0 लिखा और उसके बाहर 6 लिखा है प्लस, और याद रखिए Cl3 लिखा है। क्लोरीन की जो संयोजकता होती है -1 होती है। तो -1 × 3 क्योंकि 3 है तो 3 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू x ही आ जाएगी क्योंकि उसी तो ही ज्ञात करना है। जब 6 का 0 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 आएगा। आप याद रखिए प्लस का जो साइन है वो माइनस से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 होता है। जब 3 पक्षांतर करेंगे माइनस में है तो वो प्लस में चला जाएगा। अतः x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अतः कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अब ये याद रखिए हमने ऑक्सीकरण संख्या को निकाल लिया तो हम उसका IUPAC नाम आसानी से लिखते हैं। तो पहले किसका नाम आएगा, आप याद रखिए उसके लिगेंड का, और उसकी संख्या कितनी है, 6। तो आप याद रखिए हेक्साएमीन कोबाल्ट, थर्ड आपने अब भी संख्या निकाली क्लोराइड। तो ये हुआ आपका IUPAC नाम। तो पहले हमने लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड के नाम के साथ उसमें हमने पहले उसके डाई टाई टेट्रा का यूज़ किया। तो आप याद रखिए 6 थे इसलिए हमने हेक्सा यूज़ किया। तो हेक्सा एमीन क्योंकि एमीन है। उसके बाद कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखा, उसके बाद जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी, उसके बाद उसका माइनस जो आयन है क्लोरीन था वो क्लोरीन को लिखा जिसे हम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका IUPAC नाम हुआ हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आइए हम एक और एग्जांपल जानते हैं क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करके रखना है कि क्या है। तो देखिए इसमें सेम वैसे ही है, कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़े हैं, वो 6 नहीं जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 5। और क्लोरीन जो है उसके एक अंदर है और 2 क्लोरीन बाहर हैं। तो आप ये याद रखिए प्रति आयन। अब इस प्रकार इसके नाम में किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप देखिए ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको पहले ही निकालना सिखाया। आप ये देखिए उसके संकुल का नाम क्या होगा, पेंटाएमीन। पेंटाएमीन क्यों बोला है, क्योंकि आप ये याद रखिए कि 5 एमीन है इसलिए इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन क्लोराइडो।
अब उसी के साथ क्लोरीन भी जुड़ा, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, क्लोराइडो। अब आएगा केंद्रीय धातु आयन का जो नाम आएगा, जो कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 3rd है, तो इसलिए 3rd। उसके बाद लास्ट में Cl- जो है वो उसका नाम आया क्लोराइड, तो इसलिए इसका IUPAC नाम होगा पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। आप नीचे की ओर देख रहे हैं K3FeCN6 है, इसका नाम मैं पहले ही उदाहरण में आपको बता चुकी हूँ। आप याद रखिए, इन नामों की प्रैक्टिस करके रखिए। अब आपको जो और भी उदाहरण रखे हैं आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि आपको एक्सप्लेन नहीं होते तो आप बताइएगा। इस प्रकार इन सारे नामों को आप ध्यान से अच्छे से लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियोस में हम इसकी समावयवता और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।